पुरजोश क्विंटन ने बालों का थैला जेब में रखा। जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो वो शख्स पहले ही फरार हो चुका था। क्विंटन ने झुंझुला कर अपना सर पीटा। चूंकि स्मिथ खानदान के सरबराह ज्वेल ने उसे मिसेस परवीन और अंकल अयान का डीएनए मुवाजना करने को कहा था, तो इसका मतलब ये था कि शायद उसे शक था कि वे दोनों बाप बेटी हैं। अगर वाकई वो बाप बेटी निकलते हैं तो इसका मतलब ये था कि परवीन उसकी कज़न है। इस शख्स ने अभी अभी उसकी कज़न को मारने की जुर्रत की थी। उसे पकड़कर अंकल अयान के हवाले कर देना चाहिए था, मगर मानना पड़ेगा कि वह शख्स वाकई फुर्तीला था। अगरचे उसमें ज्यादा ताकत नहीं थी, लेकिन चुस्ती में कमाल था। क्विंटन ने नजरें झुका लीं। न्यूयॉर्क में ऐसा शख्स कब आया? लगता है अब इस बारे में तहकीक का वक्त आ गया था। उसने मोबाइल निकाला और ज्वेल को कॉल की। नमूने मिल गए हैं। फिर उसने सारा वाकया मुख्तसर बयान कर दिया। जब ज्वेल को पता चला कि कोई परवीन को निशाना बना रहा है तो उसकी आवाज़ संजीदा हो गई। उसने कहा, फिलहाल उसकी हिफाजत करो। अगर वो वाकई हमारी कज़न हुई तो उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। ज्वेल ने फिर पूछा, नमूने बदले तो नहीं गए ना? हरगिज़ नहीं। क्विंटन को पूरा यकीन था। वह अपने काम में नहायत पुरएतमाद था। उसने कहा, मैंने उसे पूरे वक्त देखा। उसके पास नमूने बदलने का वक्त ही नहीं था। अच्छा है। बेफिक्र परवीन को पाशा हाउस लौटने के बाद जरा सा भी खौफ महसूस नहीं हुआ। ना ही उसे कोई हंगामा खतरा लगा, बल्कि उसने लैपटॉप खोला और अपनी बेटी के लिए स्पॉन्सर दादा की शिनाख्त तलाश करना शुरू कर दी। मगर आखिर में किसी ने उसके मैसेजेस ऐप को इनक्रप्ट किया हुआ था। अगरचे वो उसे तोड़कर उसका पता लगा सकती थी, लेकिन ऐसा करने से उसकी शिनाख्त बतौर हैकर क्यों जाहिर हो जाती? अगर वो फायरवॉल तोड़े बगैर रास्ता निकालती तो उसमें कुछ वक्त लगता। परवीन ने एक लम्हा सोचा, फिर खामोशी से प्रोग्राम बंद कर दिया। उसने शुमाइल को पैगाम भेजा, मैंने बस इतना पता लगाया कि न्यूयॉर्कर है, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। शुमाइल ने फौरन जवाब दिया, मम्मी आपने पूरी कोशिश ही नहीं की। आपके नाकाबिल शिकस्त महारत के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जो चाहें वो ना मिले। चंद दिन की जुदाई के बावजूद वो छोटी बच्ची वैसे ही चापलूसी थी जैसे पहले। परवीन ने आह भरी, मैं अब सोने जा रही हूँ। कल ऑपरेशन के बाद तुम्हारे लिए दोबारा तलाश करूँगी। ओकी डोकी। मुझे पता था मम्मी सबसे बेहतरीन है। शुमाइल आपसे मोहब्बत करती है। परवीन ने उसकी पागल चापलूसी का जवाब देना ज़रूरी न समझा। उसने वॉइस मैसेजेस बंद किए और सोने चली गई। बच्चे का ऑपरेशन अगले दिन था, इसलिए आज उसे अच्छी नींद लेना ज़रूरी था। ऑपरेशन न्यूयॉर्क अस्पताल में होना मुकर्रर था। डायरेक्टर शाह अस्पताल के न्यूरो सर्जन डिपार्टमेंट के सरबराह थे। ये भी एक बड़ा अस्पताल था जो शोहरत से हॉस्पिटल फाइनेंस के बराबर था। परवीन अस्पताल पहुंची और वक्त पर कार पार्क में गाड़ी खड़ी की। फिर वो खसूसी लिफ्ट में दाखिल हुई और ऊपर चली गई। डॉक्टर्स का रास्ता मरीजों के लाहिकीन से अलग होता था। मकाइल और बाकी लोग पहले ही जरासीम से पाक इलाके में एंटी का इंतजार कर रहे थे। सोहा जो जरासीम से पाक सर्जिकल गाउन पहने हुए थी, भीड़ के पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में चमक थी। वो आखिरकार आंटी से मिलने जा रही थी। हालांकि आंटी ने उसे अपनी पोस्ट ग्रेजुएट शागिर्द के तौर पर कबूल कर लिया था, लेकिन ये पहला मौका था जो सोहा आंटी को देखने जा रही थी। ये सोचकर ही वो काफ़ी नर्वस हो रही थी। जब वो ये सोच रही थी तो उसके आसपास के लोग बेहिस्ता आवाज़ में बात कर रहे थे। उसने कहा, ओह खुदा, मैं आंटी के साथ इस ऑपरेशन का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। दूसरा बोला, मैं भी खुद को खुशकिस्मत महसूस कर रहा हूँ, लेकिन सबसे खुश तो सोहा होगी। मैंने सुना है कि वो असल में लिस्ट में नहीं थी। उसके अलावा ये ऑपरेशन इतना अहम है कि डॉक्टरेट का तलबा और प्रोफेसर्स भी आकर देखना चाहते हैं। सोहा उनमें वाहिद ग्रेजुएट स्टूडेंट है। इसमें खास बात क्या है? मेरी राय में तो सोहा आइंदा आंटी के तमाम ऑपरेशन में शामिल होगी। तारीफ सुनकर सोहा थोड़ा शर्मिंदा हुई और सर झुका लिया। ताहम टीना ने त्योड़ी चढ़ाते हुए सबको डांटा, गपशप बंद करो और डिसइंफेक्शन के लिए स्क्रब रूम में जाने की तैयारी करो। टीना उस ऑपरेशन में लीडिंग टीचर और सेकंड सर्जन समझी जाती थी। अहम हिस्से वो खुद करेगी, बाकी कुछ काम एंटी उसे सौंपेगी, इसलिए उन्हें तकरीबन बराबर के शरीक समझा जा सकता था। डांट खाकर बाकी लोग एक दूसरे को शरारती अंदाज में ज़बान निकालते हुए स्क्रब एरिया में गए। हाथ धोए और मास्क टोपी वगैरह पहन ली। सोहा भी उनके पीछे गई। वो अंदर जाने ही वाली थी कि टीना ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम तो बस आंटी की शागिर्द हो, उसमें घमंड की क्या बात है? सब जानते हैं कि आंटी हमेशा बैरून मुल्क रहती है और अमेरिका वापस आकर कैरियर नहीं बनाएंगी। तुम यहाँ रह कर काफ़ी अजीब और शर्मिंदा कुन सूरत हाल में हो। ये सुनकर सोहा ने माथा सुकेरा। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर सामने वाली एक प्रोफेसर थी। उसने चुप रहने में ही आफिया जानी। डिसइंफेक्शन के बाद टीना ने सीधा उसकी तरफ देखा और हुक्म दिया, तुम सर्जिकल आलात और सर्जिकल स्पंज की जिम्मेदारी संभालो। सोहा हैरान रह गई। ऑपरेशन रूम में सर्जिकल आलात और स्पंज आमतौर पर नर्सें संभालती हैं, लेकिन टीना ने यह काम उसे दे दिया। ये वाज़ेह तौर पर दबाने वाला रवैया था। सोहा ने होंठ काट लिए, मगर मजबूरन हामी भर ली। फिर सब लोग चीफ सर्जन के आने का इंतजार करने लगे।
इसी दौरान टीना ने दरवाजे के बाहर खिड़की से एक जानी पहचानी शक्ल देखी। वो चौंक गई। परवीन मेहर कासिम, वो यहाँ क्या कर रही है? क्या उसने अभी तक हार नहीं मानी और ऑपरेशन रूम में घुसने का इरादा करती है? प्रोफेसर यॉर्क, आप क्या देख रही हैं? एक डॉक्टर ने पूछा। टीना फौरन संभल गई। उसकी नजर में कायल पर पड़ी, जो ऑपरेशन के दौरान करने वाले कामों को संजीदगी से याद कर रहा था। वो गैर रस्मी अंदाज में चलते हुए उसके करीब गई और पूछा, डॉक्टर मिकायल, क्या आपने मिस परवीन को देखा? मिकायल चौंका। क्या? टीना ने फौरन कहा, वो भी इधर से गुजरी है, लगता है वो चेंजिंग रूम में दाखिल हो गई है। चेंजिंग रूम? मिकायल हैरान रह गया। टीना ने कहा, आंटी तो अभी चेंजिंग रूम में है ना? अगर मिस परवीन अंदर चली गई तो आंटी को क्या परेशान नहीं करेंगी और ऑपरेशन पर असर नहीं डालेंगी? ये सुनते ही मिकायल तेजी से वहां भागा। सब जानते थे कि आंटी अपना चेहरा नहीं दिखाती, इसलिए डायरेक्टर शाहू ने खास तौर पर उनके लिए अलग चेंजिंग रूम तैयार करवाया था, जहां सिर्फ आंटी ही जा सकती थी। आज सिर्फ एक शख्स आंटी का असल चेहरा देखने वाला था और वह मिकायल था, क्योंकि वो आज आंटी का असिस्टेंट था। मिकायल जैसे ही चेंजिंग रूम पहुंचा तो देखा कि परवीन दरवाजा खोलने ही वाली है। वो घबरा कर आगे बढ़ा और परवीन का बाजू पकड़कर बोला, आप क्या कर रही हैं? आप जानती हैं ये जगह क्या है? ये चेंजिंग रूम सिर्फ आंटी के लिए तैयार किया गया है। परवीन ने भवें उठाकर सुकून से उसकी तरफ देखा। मुझे पता है, मिकायल ने गुस्से से कहा। फिर आप अंदर क्यों जा रही हैं? अगर आपने आंटी को परेशान कर दिया और ऑपरेशन मुतासिर हो गया तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगी? मुझे पता है आप ऑपरेशन रूम में जाना चाहती हैं, मगर इस तरह का शर्मनाक इसरार नौकरी हासिल करने का तरीका नहीं। आप इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करता, परवीन ने अपना बाजू छिड़वा लिया। वह हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, अगर मैं कपड़े ना बदलूं तो ऑपरेशन कैसे करूंगी? ये सुनकर मिकायल की आंखें फट गईं। क्या कहा आपने? परवीन ने उसकी तरफ दोबारा नहीं देखा, बल्कि सीधी चेंजिंग रूम में चली गई। मिकायल दरवाजे के बाहर बिल्कुल साग खड़ा रह गया। मिस परवीन ने जो अभी कहा था, क्या वो ये कह रही थी कि वो आंटी है? ये हरगिज नहीं हो सकता। मिकायल ने मुश्किल से निकलते हुए सोचा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि परवीन आंटी हो सकती है। आखिरकार सर्जरी की महारत सीखने में वक्त लगता है और एहसास पैदा करने के लिए कई ऑपरेशन करने पड़ते हैं। उनकी फील्ड के ज़्यादातर माहिर सर्जन दरमियानी उम्र के होते हैं। ना सिर्फ उनमें बर्दाश्त की सलाहियत होती है, बल्कि वे तजर्बाकार भी होते हैं। इसलिए सब यही समझते थे कि आंटी ज़रूर दरमियानी उम्र का मर्द या औरत है। परवीन कुछ ज़्यादा ही कम उम्र थी। उसकी उम्र देख कर तो वो आंटी की पहली असिस्टेंट लैला बनने के भी काबिल ना होती, है ना? क्या वो वाकई आंटी थी? जब मिकायल के चेहरे पर जज्बात बार बार बदल रहे थे, परवीन चेंज करके बाहर आ गई। उसके बांध बंधे हुए थे। उसने सर्जिकल गाउन और कैप पहन रखी थी। सर्जिकल कैप बिल्कुल टाइट बांधी जाती है ताकि कोई बाल बाहर ना निकले। इसलिए ज़रूरी है ताकि ऑपरेटिंग रूम में जरासीम या बैक्टीरिया न जा सके। ज़्यादातर लोग उसे पहनकर बदसूरत लगते हैं, मगर जब परवीन का चेहरा मुकम्मल तौर पर सामने आया तो वो और भी हसीन लग रही थी। उसके चेहरे पर एक ठंडा और पुरएतमाद तासुर था। उसकी आंखें झुकी हुई थी, मगर उसके इर्द गिर्द का माहौल पुरसकून और संजीदा था। पहले वो मिकायल को सुस्त और लापरवाह लगती थी, मगर अब वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये था असल खुद एतमादी का अक्स। वाकई आप आइडियल जैसी हैं। मिकायल की आंखें चमकने लगी। वो बस देखता रहा जब वो उसके पास मौजूद सिंह की तरफ गई। हाथ और उंगलियां एहतियात से धोई, फिर उसकी तरफ देखा। मिकायल इतना खुश था कि दिल चाह रहा था कि पूरे अस्पताल के चक्कर लगा ले। आखिर उसने अपने आइडल से मुलाकात कर ही ली। जब उसने देखा कि मिकायल उसे ऐसे घूर रहा है जैसे अकल खो बैठा हो, परवीन की बदामी आंखें जरा से सिकुड़ी और मुस्कुरा कर बोली, आंटी इंसान है, कोई खुदा नहीं। मिकायल अचानक उसे याद आया कि उसने परवीन की बात का गलत मतलब निकाला था और समझा था कि वह आंटी की तौहीन कर रही है, मगर असल में वो तो सिर्फ आजी दिखा रही थी। उसका चेहरा एकदम सुख हो गया। उसने निकलते हुए कहा, आंटी, मगर वो जुमला मुकम्मल भी ना कर पाया कि अचानक करीब आती कदमों की आवाज़ सुनाई दी। शायद बाकी मेडिकल स्टाफ आ रहे थे, जो गाउन पहनकर ऑपरेशन रूम में दाखिल होने वाले थे। परवीन ने थोड़ा सर घुमाकर उसकी हुई लबों पर रख दी कर उसे चुप रहने का इशारा किया। मिकायल के अल्फाज गले में ही अटक गए। परवीन ने जल्दी से सर्जिकल मास्क पहना, फिर ऐनक लगाई। उसकी हरकत ना ज़्यादा तेज थी ना सुस्त, जैसे उसने वक्त का बिल्कुल सही अंदाज़ा लगा लिया हो। जब तक बाकी लोग अंदर आए, उसने अपना चेहरा मुकम्मल ढांप लिया था। अब कोई भी उसकी असल शक्ल नहीं पहचान सकता था। कि आंटी तैयार है मिकायल? ये आवाज़ आने से पहले ही चंद लोग करीब आ चुके थे। अगले लम्हे टीना चंद मेडिकल स्टाफ को लेकर हाथ धोने आई। जैसे ही उन्होंने बदला हुआ आंटी देखा, सब हैरान रह गए। किसी ने धीरे से पूछा, प्रोफेसर आंटी? परवीन ने उनकी तरफ देखा। उसकी नज़र टीना से गुजरते हुए सोहा पर ठहर गई, जो पीछे खड़ी थी, मगर मिकायल की तरह चमकती आंखों से उसे देख रही थी। उसने सर का सा हिलाया और ग्रुप के लोग पुरजोश हो गए। आंटी, आप मेरी आइडियल हैं। प्रोफेसर आंटी, मैं खुशकिस्मत हूँ कि आपका ऑपरेशन अपनी आंखों से देखूंगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। परवीन ने भवें उठाई और हंसते हुए कहा,
बस अपने हाथ सीधे रखना याद रहे। डॉक्टर फौरन सीधा खड़ा हो गया। फिक्र न करिए आंटी, कोई मसला नहीं होगा। उसी खुशगवार माहौल में एक नाखुशगवार आवाज़ चूंकी, डॉक्टर मिकाइल, परवीन कहाँ है? टीना की आवाज़ ज़्यादा ऊंची नहीं थी, मगर परवीन ने साफ सुन ली। उसने मिकाइल की तरफ देखते हुए कहा, मैंने अभी उसे देखा था। क्या मैं कहीं छुप गई है ताकि ऑपरेशन रूम में चुपके से दाखिल हो सके? मिकाइल, वो कहना चाहता था कि आंटी तो खुद परवीन है, मगर उसे याद आया कि आंटी ने उसे खामोश रहने को कहा था, तो वो बोला, ये बात रहने दो। क्यों नहीं? मैं तो बस आंटी को खबरदार कर रही हूँ ताकि परवीन अचानक ऑपरेशन के दौरान ना आ जाए। टीना ने लंबा सांस लिया, जैसे आंटी को परवीन के खिलाफ भड़काना चाहती हो, मगर गूगल्स के पीछे से झांकती वो आंखें बर्फ की तरह सर्द थीं। टीना ने सोचा शायद वो गलत देख रही है, क्योंकि आंटी तो अभी बाकी सबसे हंसकर बात कर रही थी। फिर भी वो बोलती रही, आंटी मुझे माफ़ कीजिएगा, ये यूनिवर्सिटी की गलती है कि उसने एक ऐसे शख्स को आपके ऑपरेशन में घुसने दिया जो बस देखना चाहती थी। अगर वो पकड़ी गई तो हम उस पर केस करेंगे। ये तो मेडिकल मॉल प्रैक्टिस का संगीन मामला है। परवीन, उसने कब ऑपरेशन रूम में घुसने की कोशिश की थी? जो ये ना जानता हो वो समझेगा जैसे वो कोई जुर्म कर बैठी हो। उसका चेहरा और संजीदा हो गया। मिकाइल ने फौरन बीच में आकर कहा, बस करो, अब ऑपरेशन रूम चलते हैं। मिकाइल की खातिर टीना ने बाकी सबको इशारा किया कि आगे बढ़े। सबको ऑपरेशन रूम में जाकर पहले से तैयारी करनी थी। जब सोहा परवीन के पास से गुजरी तो उसने एहतियात से कहा, हेलो प्रोफेसर आंटी। परवीन ने मुस्कुरा कर कहा, मैं अभी काफ़ी मसरूफ़ हूँ, तुम डॉक्टर शाह के साथ रह कर सीखो। सोहा ने इसकी आवाज़ कुछ जानी पहचानी लगी। उसने दोबारा गौर से देखा, वो आंखें भी जानी पहचानी लगी, मगर टीना ने डांट दिया, क्या सोच में पड़ी हो, जल्दी अंदर जाओ। सोहा ने नजरें हटा ली, एक बार फिर परवीन को देखा और अंदर चली गई। परवीन ने भवें सुकेल ली। उसकी कज़न कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर मिजाज थी कि हर कोई इस पर चिल्ला सकता था। वो कुछ कहने ही वाली थी कि टीना उसके करीब आ गई और बोली, प्रोफेसर आंटी, मैं टीना याक हूँ, मेडिकल स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर। मुझे खुशी है कि आपके साथ एक ही ऑपरेशन में हिस्सा ले रही हूँ। परवीन ने उसे देखा। टीना ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, प्रोफेसर आंटी, क्या आपने सोहा बासी को अपनी शागिर्द परवीन मेहर काजिम के मिस्टर साले से ताल्लुकात की वजह से बनाया है? परवीन, टीना ने शिकायत जारी रखी, सच कहूँ तो सोहा के इम्तिहान के नंबर इतने अच्छे नहीं थे। उसका रिसर्च टॉपिक भी कोई खास नहीं है, और वैसे वो परवीन की कज़न है। वो उसकी तरह ही एहसान ना पहचानने वाली है। अब ये हद से ज़्यादा हो गया था। परवीन ने सोचा कि वो तो ऑपरेशन के बाद उस औरत को संभालेगी, मगर ये तो अभी से बहुत शोर कर रही है। उसने अचानक भवें उठाई और कहा, मुझे नहीं पता था कि मैं भी एहसान ना पहुंचाने वालों में शामिल हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि मैं वो शख्स हूँ जो अपने लिए क्या बेहतर है ये भी नहीं जानता। जब औरत की धीमी आवाज़ उसके कानों तक पहुंची तो टीना को शक हुआ कि शायद उसने गलत सुन लिया है। उससे जल्दी से वजाहत दी, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रही थी, मैं। लेकिन इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती उसे अचानक कुछ समझ आ गया। वह हैरत से परवीन को देखती हुई हकला कर बोली, तो तुम वो 3 बार तुम कहने के बावजूद अपनी बात मुकम्मल न कर सकी। मगर परवीन ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी और मुड़कर ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हो गई। टीना जो अब भी सदमे में थी वहीं खड़ी परवीन को घूरती रही। ये सिलसिला तब तक जारी रहा जब तक किसी ने पुकारा, डॉक्टर यार्क। तब जाकर टीना को होश आया और वह एक ज़ोंबी की तरह ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुई और वक्तन फ़ौक्तन उस पर पुरअज़्म नजर आने वाली शख्सियत को देखती रही। क्या परवीन ही आंटी थी? नहीं, ये तो ख्वाब ही हो सकता है। वो आंटी कैसे हो सकती है? टीना ने घबरा गई। जब वो सोचों में गुम थी तब तक ऑपरेशन थिएटर में मौजूद सब लोग अपने अपने काम की तैयारी कर चुके थे। मरीज को बेहोशी का इंजेक्शन लग चुका था और वह बेहोश था। परवीन ने दस्ताने पहनने और बच्चे के सर पर केराटोमी का कट लगाने की लकीरें मार्कर से बनाई, फिर पीछे हटकर स्केल उठाने लगी। उसी वक्त डॉक्टर यार्क, किसी ने आवाज़ दी जिसे टीना चौंक गई। तब परवीन ने देखा कि टीना अभी तक होशो हवास में नहीं थी। जब किसी ने दोबारा पुकारा तो टीना ने जल्दी से स्केल उठाया और केराटोमी शुरू करने लगी। परवीन ने भवें सुकेड़ ली। उसने सब पर नजर डाली। सबके चेहरों पर संजीदगी थी। अब कुछ देर पहले आंटी से मिलने की खुशी गायब हो चुकी थी। ऑपरेशन टेबल पर वो सब डॉक्टर थे जो मरीज को बचाने के लिए काम कर रहे थे। सोहे एक नोमूस थी जिसने पहले कभी ऑपरेशन नहीं किया था और ऑपरेशन थिएटर में आने से पहले टीना की से जानबूझकर मुश्किल में भी डाला था। लेकिन इस वक्त वो मरीज पर पूरी तवज्जो दे रही थी और उसे जो भी काम सौंपा गया उसमें ज़रा सी भी गलती नहीं कर रही थी। परवीन को यकीन हो गया कि उसने उसे गलत नहीं परखा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चाहे उसकी कज़न नरम दिल हो, मगर ऑपरेशन टेबल पर वो अपने आप को हालात से मुतासिर होने नहीं देती। उसके बरक्स टीना जैसे तजुर्बाकार सर्जन जिसने बेशुमार ऑपरेशन किए थे, फिर भी इस वक्त उसका रवैया दिखा रही थी। ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी थी। परवीन का चेहरा सर्द हो गया। वो आगे बढ़ी, टीना को रोका और कहा, ये मैं करूँगी।
چاہے کینٹومی ایک آسان عمل ہو، لیکن ہر آپریشن کو احتیاط اور احترام سے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سب سمجھ گئے کہ ٹینا کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کسی نے آنٹی کے کہنے پر اعتراض نہ کیا۔ ٹینا نے بس تھیوری چڑھائی اور غصے سے اسے گھورا، لیکن آپریشن تھیٹر میں چیف سرجن کے حکم کو کوئی رد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ پروین نے جھک کر سنجیدگی سے آپریشن شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے لیے آپریشن تھیٹر میں خاموشی چھا گئی اور سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ فورسپس، پروین نے اچانک پیچھے ہاتھ بڑھایا۔ پروین کے پیچھے کھڑی ٹینا ایک لمحے کو ہچکچائی، پھر جلدی سے آپریشن ٹیبل سے فورسپس اٹھا کر آگے کی، لیکن پروین نے انہیں لینے سے انکار کر دیا۔ ٹینا نے سر اٹھا کر دیکھا تو آنٹی کے سرد اور ہلکی سی طنزی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر یارک، کیا آپ کو فورسپس اور ہیماسٹیٹ میں فرق نہیں جانتی؟ کیا واقعی ہاسپٹل فائنانس کے سرجری ڈپارٹمنٹ کی سربراہ تھی؟ کیا آپ نے واقعی آپریشن کیے ہیں؟ کیا جن مریضوں کے آپ نے آپریشن کیا وہ بھی زندہ ہیں؟ اور مجھے تو لگتا ہے کہ جس نے آپ کو نوکری دی وہ واقعی اندھا ہوگا۔ اس کے ہر لفظ نے ٹینا کے چہرے پر ایسے وار کیے جیسے تیز دھار چاقو سے اس کی کھال کاٹ دی گئی ہو۔ ارد گرد کے طالب علم بھی اسے دیکھنے لگے۔ ٹینا کو لگا جیسے اس کا سارا خون سر میں دوڑایا ہو۔ وہ چیخ کر بولی، تم مجھ سے جان بوجھ کر دشمنی کر رہی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ میں پکڑا آلہ پروین کی طرف پھینک دیا، لیکن پروین پہلے ہی محتاط تھی۔ اس نے فوراً ٹانگ بڑھا کر اسے دھکا دیا۔ بام! ٹینا دیوان سے جا ٹکرائی اور فرش پر گر پڑی۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی مگر اچانک منہ میں خون کا ذائقہ آیا اور اگلے لمحے اس نے ایک بڑا سا خون کا فوارہ باہر نکال دیا۔ پروین نے ایک ہاتھ سے کرنٹومی کا آلہ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور ذرا بھی نہیں ہلی۔ فورسپس! اس کی پرسکون اور قابو میں آواز نے سب کو ہوش میں واپس لا دیا۔ میکال سب سے زیادہ پرسکون تھا، لیکن وہ تھوڑا دور کھڑا تھا۔ وہ فورسپس دینے کے لیے آگے بڑھا ہاتھ تھا کہ سوہا نے تیزی سے آگے بڑھ کر پروین کو فورسپس پکڑا دیے۔ وہ تھوڑا حیران ہوا، لیکن پھر دل ہی دل میں مسکرایا۔ آنٹی واقعی لوگوں کو پہچاننے میں ماہر تھی۔ سب سوچتے تھے کہ اس کی منتخب کردہ پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ کمزور ہے، لیکن اس نے ثابت کر دیا کہ وہ مشکل حالات میں فوراً رد عمل دے سکتی ہے اور اپنا پورا دھیان آپریشن پر رکھتی ہے۔ بیچ میں اس واقعے کے موجود آپریشن کامیابی سے مکمل ہوا۔ 4 گھنٹے بعد پروین نے آخری مرحلہ مکمل کیا اور پیچھے ہٹ کر میکائل سے کہا، زخم سی دو۔ جی۔ جب میکائل اور باقی لوگ زخم سی رہے تھے، پروین نے اپنا ہاتھ کلائیاں اور کندھے ہلائے۔ 4 گھنٹے کے آپریشن اس کے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی۔ اس نے کھنچائی کے بعد ٹینا کو دیکھا جو فرش پر کچھ فاصلے پر بے ہوش پڑی تھی۔ آپریشن تھیٹر میں اس کا پاگل پن کوئی نہیں سوچ سکتا تھا، ورنہ پروین اسے اندر ہی نہ آنے دیتی۔ اس لیے پروین نے زور سے لات مار کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ اس لیے لاپرواہی سے ٹینا کو اٹھایا اور کھینچتے ہوئے باہر لے گئی۔ چند لوگ جو اس کے وقت ادھر ادھر دیکھ رہے تھے ان کے ماتھوں پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئیں۔ 20 منٹ بعد ٹینا نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں۔ ڈاکٹر شاؤ اور باقی لوگ اس کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ سختی سے بولا، ٹینا، تم نے واقعی ہمیں مایوس کیا ہے۔ آپریشن تھیٹر میں تم کیسے لڑائی کر سکتی ہو؟ اگر آنٹی نہ ہوتی تو کیا تم آپریشن برباد کر دیتی؟ ٹینا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ ڈاکٹر شاؤ نے اس کے سزا سنائی، تمہارا میڈیکل لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا۔ یونیورسٹی تمہیں پروفیسر کے عہدے سے برطرف کر دے گی۔ یہ سن کر ٹینا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اگر لائسنس منسوخ ہو گیا تو وہ کبھی دوبارہ آپریشن نہیں کر سکے گی، اس کا کیریئر ختم ہو جائے گا۔ وہ گھبرا کر بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، ڈاکٹر شاہ میں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی پولیس اندر آ گئی اور بولی، معاف کیجیے گا ڈاکٹر یار، مریض کے لواحقین نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی ہے کہ آپ نے آپریشن میں مداخلت کی۔ براہ کرم ہمارے ساتھ چلے اور تحقیقات میں تعاون کریں۔ جب پولیس ٹینا کو لے جا رہی تھی، پروین نے خبر بدل لی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی جانے لگی تھی کہ پیچھے سے ایک آواز آئی، مس پروین۔ حیران پروین نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جوہل ذرا فاصلے پر کھڑا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خوش مزاج نظر آ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک گہری جانچ پڑتال چھلک رہی تھی۔ یہ کیوں یہاں آیا تھا؟ پروین یہ سوچ رہی تھی کہ جوہل آگے بڑھا۔ اس کے چہرے پہ بھی حیرت تھی جب اس نے پوچھا، تم یہاں کیوں ہو؟ پروین نے اپنی بھویں اٹھائی اور مبہم لہجے میں جواب دیا، میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ مگر آپ یہاں کیوں ہیں مسٹر اسمتھ؟ وہ ڈاکٹر تھی۔ جویل نے اپنی آنکھیں ذرا تنگ کی اور آپریٹنگ روم کی طرف دیکھا۔ آج یہ آنٹی کا آپریشن تھا، اس لیے وہ خاص طور پر یہاں آیا تھا تاکہ آنٹی سے اپنے چچا کا علاج کروانے کی بات کر سکے۔ آنٹی کی موجودگی کے باعث اس منزل پر صرف ایک ہی آپریشن رکھا گیا تھا۔ چونکہ وہ یہاں موجود تھی تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آنٹی سے مل چکی تھی؟ جویل کی نظر دوبارہ آپریٹنگ روم کی طرف گئی۔ آپریشن اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا، ہے نا؟ اس کے پاس پروین کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا وقت نہیں تھا، تو اس نے سر ہلا کر جواب دیا، میں یہاں کسی سے ملنے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر آپریٹنگ روم کے دروازے کھل گئے۔ میکائل باقی لوگوں کے ساتھ باہر آیا۔
ज्वेल फौरन उसकी तरफ बढ़ा। मिकाइल काफ़ी देर पहले टांके लगा चुका था। ऑपरेशन बिल्कुल कामयाब रहा था। परवीन तो उस वक्त ही जा चुकी थी जब उसे इत्तला मिली कि ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। ज्वेल को ऑपरेटिंग रूम की तरफ आते देखकर परवीन सीधी वहां से निकल गई। अब वह सुकून से घर जाकर अच्छी नींद सो सकती थी। ज्वेल ने उस पर मजीद तवज्जो न दी। वो सीधा मिकाइल के पास गया और बोला, हेलो आंटी। मिकाइल उसने अपना मास्क उतारा, हैरानी से ज्वेल को देखा। मैं आंटी नहीं हूँ। ज्वेल चौंक गया। तो फिर आंटी कहाँ है? आंटी तो कब की जा चुकी। क्या? ज्वेल के माथे पर शिकन पड़ गई। वो तो तब से यहाँ था जब ऑपरेशन खत्म होने वाला था और बाहर ही इंतजार कर रहा था। ऑपरेशन के बाद सिर्फ यहाँ से एक ही शख्स निकला। जैसे ही ज्वेल के दिल में शक पैदा हुआ, मिकाइल को याद आया कि परवीन ने शनाख्त जाहिर नहीं करना चाहती, इसलिए उसने कहा, जी मिस्टर आंटी कब के जा चुके हैं। मिस्टर कि आंटी मर्द था। ये इतनी हैरत की बात नहीं थी, ज़्यादातर सर्जन मर्द ही होते हैं। ज्वेल ने भवें से उकेरी, अगरचे उसके चचा की बीमारी की तशखीस भी हतमी नहीं हुई थी, मगर बेहतर यही था कि वह आंटी को ढूंढ ले, लेकिन वो उसे खो चुका था। उसने गहरी सांस ली, ऑपरेटिंग रूम से निकला और नीचे चला गया। जब वो पार्किंग में दाखिल हुआ तो उसने सामने से गुजरती एक जानी पहचानी जीप देखी। उसने एक नज़र डाली। ड्राइविंग सीट पर बैठी नौजवान लड़की सीधे सामने देख रही थी, जैसे वो घर पहुंचने की जल्दी में हो। उसने उसे देखने की भी जहमत ना की और गुजर गई। ज्वेल ने हाथ हिलाया और गाड़ी में बैठ गया। घर जा रहे हैं मिस्टर स्मिथ? ड्राइवर ने पूछा। मैं मिया को लेने जा रहा हूँ। ठीक है। ड्राइवर ने गाड़ी चलाई और गोल्डन सनशाइन किंडरगार्टन की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में ज्वेल ने पहलू में नजरें दौड़ाई। उसके चेहरे की नरमी कब की गायब हो चुकी थी और वो खामोश था। वो पिछले कुछ दिनों से खुद ही मिया को स्कूल से ले रहा था, अगर उसे दोबारा कभी नहीं देखा। जब उसने मिया से पूछा तो उसने कहा कि मिस टर्नर अब किंडरगार्टन में काम कर रही हैं। तो क्या मतलब ये था कि वो उसे छुप रही थी? किंडरगार्टन में दिन की आखिरी क्लास डांस क्लास थी। किंडरगार्टन की सालगिरह की तकरीब कुछ दिन बाद थी। उस तकरीब में स्टेज पर परफॉर्म करने वाले थे, इसलिए उन दोनों अजाफी डांस क्लासेस रखी गई थी। हारिस संजीदा चेहरे के साथ दूसरों के साथ नाच रहा था। खुशकिस्मती से बच्चों के डांस में लड़का या लड़की का फ़र्क नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि उसे डांस में स्कर्ट पहननी पड़ी थी। हारिस ने नाचते हुए एक भारी सांस ली। कल शुमाल अपने डैडी के साथ रहकर इतनी खुश थी कि वो वापस आने का ख्याल ही भूल गई थी। अगर यह सिलसिला मज़ीद चलता रहा तो वो तो एक छोटा डांसिंग जीनियस बन जाएगा। एक और प्रैक्टिस के बाद तानिया ने तालियां बजाकर बच्चों को वही थोड़ा आराम करने को कहा। हारिस को वॉशरूम जाना था, इसलिए वो डांस स्टूडियो में बाहर निकल आया। जैसे ही वो बाहर आया, उसने एक नन्ही सी बच्ची को बाहर डांस करते देखा। मिया कमज़ोर थी, इसलिए वो कभी खेलों या डांस क्लास में शामिल नहीं होती थी, लेकिन इस वक्त वो अपने पंजों के बल घूम रही थी। ये वही डांस था जो वो अभी कर रहे थे। हारिस आगे बढ़ा। मिया ने शायद उसे देख लिया था, इसलिए उसने हरकत रोक दी। उसने अपनी बड़ी हुई आंखों और नन्हे गुल चेहरे से कहा, तुम लोग अभी बहुत अच्छा नाच रहे थे शुमाय। हारिस कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तुम यहाँ क्यों हो? नन्ही मिया ने सर झुकाकर अपनी उंगलियों से खेलना शुरू किया। मैं बोर हो गई थी। हालांकि इस वक्त पेंटिंग और राइटिंग क्लास भी चल रही थी, लेकिन मिया वहाँ न जाकर चुपके से डांस देखने आ गई थी। हारिस को अचानक समझ आ गया। उसने पूछा, क्या तुम्हें डांस पसंद है? मैंने हिचकिचाते हुए सर हिलाया, लेकिन फौरन नफी में भी हिलाया। उसका इतना झिझक वाला अंदाज देखकर हारिस, जो आमतौर पर दूसरों के मामले में नहीं पड़ता था, एक और सवाल पूछ बैठा, पसंद है या नहीं? मिया हमेशा चुप रहने वाली बच्ची थी, लेकिन न जाने क्यों जब वो शुमाइल के लड़के वाले रूप के सामने थी तो बात करने लगी। उसने कहा, पसंद है, मगर मेरी मम्मी मुझे डांस करने नहीं देती। मैंने अफसुर्दगी से सर झुका लिया। उसे हमेशा से डांस पसंद था और जब भी मौसीकी सुनती तो खुद ब खुद डांस करने लगती, लेकिन उसकी माँ का कहना था कि वो सेहतमंद नहीं है, इसलिए डांस सीखने से रोकती थी। हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि वह जिस्मानी वर्जिश कर सकती है, तो फिर मम्मी उसे क्यों रोकती थी? जब मिया ये सोच ही रही थी कि हारिस ने उसका हाथ पकड़ा और उसे डांस स्टूडियो में तानिया के पास ले गया। फिर उसने मिया से कहा, अभी वाला डांस करके दिखाओ। तानिया, मिया। मैंने हिचकिचाते हुए तानिया को देखा और फिर हारिस को। शायद हौसला पाकर उसने झिझकते हुए डांस करके दिखाया। तानिया की आंखें चमक उठी। सच पूछे तो वो कई सालों से एक शागिर्द लेना चाहती थी, ताकि मुस्तकबिल में मुकाबलों में शरीक करा सके, लेकिन उसे कभी मौजूद बच्चा नहीं मिला। उसने नहीं सोचा था कि नन्ही मिया में इतनी सलाहियत होगी। वो तो क्लास के सब बच्चों से बेहतर डांस कर रही थी। ऊपर से वो छोटे कद और लचकदार जिस्म वाली थी, जो डांस के लिए बेहतरीन होता है। तानिया ने उससे पूछा, क्या तुम डांस सीखना चाहोगी? मिया ने हारिस को देखा। हारिस ने इस बात में सर हिलाया। मिया ने फौरन सर हिलाया। हाँ। तानिया का दिल मचल गया। वो तकरीबन कह ही देती, क्या तुम मेरी शागिर्द बनना चाहोगी? लेकिन जब उसे मिया की शनाख्त याद आई तो वो रुक गई। वो इस आदमी की बेटी थी। तानिया उसे शागिर्द बनाकर दोबारा उसके साथ उलझना नहीं चाहती थी। उसी वक्त स्कूल की घंटी बजी तो तानिया ने कहा, ठीक है,
अपनी अपनी क्लास में जाओ और घर जाने की तैयारी करो। बच्चे चले गए, मगर मियाँ बार बार पीछे मुड़कर उसे देखती रही। तानिया ने दिल सख्त किया और नज़र हटा ली। किंडरगार्टन के दरवाजे पर ज्वेल का फ़ोन बजा। उसने उठाया तो दूसरी तरफ से क्विंटन की आवाज़ आई, DNA टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। ज्वेल के चेहरे पर तनाव आ गया और उसने घबराहट में पूछा, नताइज कैसे हैं? स्मिथ खानदान की पिछली नस्ल में 3 बेटे थे और आन सबसे छोटा था। उनकी कोई बहन नहीं थी। उनकी इस नस्ल में भी किसी ने बेटी को जन्म नहीं दिया था। अलबत्ता यान ने एक बेटी को गोद लिया था। अगर वाकई परवीन उनकी कज़न निकलती तो एक बेहतरीन बात होती। इसके अलावा यह यान के जीने का हौसला भी देता। ज्वेल की कॉन्टन को जवाब मिला तो वह हैरान रह गया। उसके ऊपर उठी हुई आंखें आहिस्ता आहिस्ता झुक गईं। कुछ लम्हे बाद उसने कहा, अच्छा समझ गया। फ़ोन रखने के बाद ज्वेल ने खिड़की से बाहर देखा और गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद उसने नजरें वापस खींच ली, जैसे उसने कोई फैसला कर लिया हो। उस वक्त किंडरगार्टन के बच्चे बाहर निकलने लगे। ज्वेल गाड़ी से उतरा। गोल्डन सनशाइन किंडरगार्टन के तमाम बच्चे अमीर और ताकतवर खानदानों से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए उनको लेने आने वाले वालिदैन भी या तो मालदार थे या आला समाजी हैसियत रखते थे। पहले मियाँ की माँ मियाँ को ब्रेंडन को स्कूल से लेने आती थी, लेकिन अब हर रोज़ ज्वेल खुद आ रहा था। उसकी वजह से दूसरे वालिदैन भी खुद आने लगे। ओह, क्या आप भी अपने बच्चे को लेने आए हैं मिस्टर स्मिथ? मुलाकात करके खुशी हुई। क्या इत्तेफाक है मिस्टर स्मिथ, आप भी अपने बच्चे को स्कूल लेने आए हैं। मैं ग्लोरी ग्रुप का जनरल मैनेजर हूँ मिस्टर स्मिथ, आपसे मिलकर खुशी हुई। जब तानिया, जो हारिस का हाथ पकड़े हुए थे, किंडरगार्टन से बाहर निकली तो उसने देखा कि मुख्तलिफ कंपनियों के डायरेक्टर्स दरवाजे पर कतार में खड़े हैं। किंडरगार्टन ने असातिज़ा हैरत में पड़ गए। ये अल्लाह, ये वालिदैन तो आमतौर पर आया में बॉडीगार्ड भेजते हैं बच्चों को लेने के लिए, आज सब खुद क्यों आ गए हैं? अगर मैं गेंद फेंक कर किसी को मार दूँ तो यकीनन लाखों मौला डॉलर मालिक निकलेगा। तुम्हें पता नहीं क्यों देख नहीं रहे, सब मिस्टर स्मिथ के लिए आए हैं। मिस्टर स्मिथ कितने हैंडसम हैं। हैरत नहीं कि मियाँ इतनी खूबसूरत है। यकीनन ये हुस्न उसे मिस्टर स्मिथ से विरासत में मिला है। वो कितना बावकार, महज़ब और खूबसूरत है। आह, मैं मिस लीना पर रश करती हूँ। काश मिस्टर स्मिथ मुझसे बात करते। बिल्कुल मिस टर्नर, आप डांस टीचर हैं ना? क्यों आप मिस्टर स्मिथ से बात कर लें। तानिया उसे सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा। हजूम के उस पार खड़ा वो बावकार शख्स जैसे दुनिया से अलग सा महसूस होता था। एक शरीफ आदमी की शान उसके सरापे से झलक रही थी। 5 साल गुजरने के बावजूद वो अब भी रोशनी की तरह जगमगा रहा था। 5 साल पहले उसने कहा था, मैं तुम्हें छुपा देना चाहती हूँ ताकि कोई और तुम्हें ना देख सके। तुम इतने कमाल के हो कि डर है कोई तुम्हें मुझसे छीन ना ले। मगर आखिरकार वो किसी और का शोहर बन गया था। जब उसने सोचा कि वो और रेहाना शादीशुदा है तो उसने फ़ौरन अपनी नज़र हटा ली। हारिस, जिसने उसके तासरात देख लिए थे, उलझन में पड़ गया और पूछा, छोटी मॉम, आप मियाँ को डांस क्यों नहीं सिखाती? मैंने देखा है वो बहुत अच्छा डांस करती है। मियाँ बाकी बच्चों से ज़्यादा दुबली थी और उसके छोटे से चेहरे पर बचपन की खुलाई भी कम थी। उसका चेहरा बेसवी था और थोड़ी नोकीली। जब वो नाचती थी तो उसका वजूद ऐसे हल्का फुल्का लगता जैसे कोई तितली उड़ रही हो। हारिस को लगा कि अगर वो डांस ना करे तो ये बहुत अफसोस की बात होगी। तानिया ने हारिस की सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्योंकि उसके वालिदैन उसे डांस सिखाना नहीं चाहते, वरना 5 साल की उम्र में वो डांस से नावाकिफ़ क्यों होती। उसके अलावा तानिया खुद भी स्मिथ खानदान के मामलात में दोबारा उलझना नहीं चाहती थी। हारिस ने सर एक तरफ झुकाया और समझने के अंदाज में उस बात में हिला दिया। किंडरगार्टन से निकलने के बाद तानिया हारिस को सड़क की तरफ ले गई। सुबह परवीन गाड़ी लेकर निकल गई थी, इसलिए अब वो दोनों सिर्फ टैक्सी से घर जा सकते थे। चूँकि किंडरगार्टन से करीब ही टैक्सी नहीं मिलती थी, वो एक गली नीचे उतरकर दूसरी सड़क पर पहुंचे। ज्वेल ने तानिया को काफ़ी पहले ही देख लिया था। वो चूँकि एक डांसर थी, उसकी टांगें लंबी और कमर पतली थी और आम कपड़ों में भी वो हमेशा ही दिलकश लगती थी। उसने सोचा था कि कम से कम उनकी आंखें तो मिलेंगी, मगर हैरत की बात यह थी कि तानिया ने एक नज़र भी उसकी तरफ न देखा और सीधा बच्चे को लेकर दूसरी तरफ चल दी। ज्वेल की ऊपर उठी हुई आंखों में रोशनी से चमकी। उसने मुट्ठी मजबूती से बंद की, मियाँ को उठाया और गाड़ी में बैठ गया। जब तानिया और हारिस टैक्सी का इंतजार कर रहे थे, अचानक एक लिमोजीन उनके सामने आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और ज्वेल का बेहद पुरकशिश चेहरा नजर आया। उसने कहा, कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तानिया इतनी चौंकी कि फौरन इधर देखा। जब देखा कि किसी ने उन्हें नहीं देखा तो उसने सुकून का सांस लिया। फिर हारिस का हाथ पकड़कर एक कदम पीछे हटी और कहा, नहीं शुक्रिया। लेकिन ज्वेल ने नरम लहजे में एक हुक्म सा दिया, मुझे मजबूर ना करो कि मैं गाड़ी से उतरकर तुम्हें अगवा कर लूँ। तानिया करीब मौजूदा वालिदैन और साथ उनकी तरफ आने वाले थे। तानिया किसी मसले से बनना चाहती थी, इसलिए हारिस को उठाकर फौरन गाड़ी में बैठ गई। दरवाज़ा बंद हुआ। मियाँ खुशी से बोली, शुमाइल, मिस तानिया। तानिया ने उसे मुस्कुरा कर देखा। हारिस फौरन मियाँ के पास जा बैठा। तानिया की पेशानी पर बल आ गए। अब उसे ज्वेल के साथ ही बैठना पड़ा।
پھر بھی اس نے خود کو ذرا سا ہٹا کر اسے فاصلہ بنا لیا۔ یہ دیکھ کر جویل نے بھویں سکیڑ لی۔ اس نے نظر جھکاتے ہوئے پوچھا، تمہارا ایڈریس؟ تب تانیہ کا احساس ہوا کہ اس نے پاشا ہاؤس کا پتہ بتایا۔ جویل نے پوچھا، تم پاشا ہاؤس میں رہ رہی ہو؟ تانیہ نے سر ہلایا۔ جویل نے نظریں جھکا لی۔ کسی کے گھر رہنا آسان نہیں ہوتا ہے نا؟ تمہارے پاس کوئی اور جگہ نہیں رہنے کے لیے؟ تانیہ نے رخ موڑ کر کہا، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے مسٹر اسمتھ۔ اور پھر اسے مسٹر اسمتھ کہہ رہی تھی۔ جویل نے گہری سانس لی اور کہا، صحیح ہے، ہمارا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ تانیہ نے دان پھینچے۔ واقعی ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ اصل میں تو شاید وہ آدمی اس سے نفرت بھی کرتا ہوگا، اس لیے اس نے اپنی بیٹی کو ڈانس کرنے سے روکا تھا، کیونکہ وہ خود ایک ڈانسر تھی، ہے نا؟ تانیہ نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جویل اسے اتنی نفرت کرے گا، لیکن اگر نفرت تھی تو وہ انہیں گھر کیوں چھوڑ رہا تھا؟ اسی سوچ میں جویل نے کہا، اس دن میری غلط فہمی تھی۔ اس دن؟ کیا وہ اسپتال جانے والی بات کر رہا ہے؟ پھر اس نے سوچا کہ وہ مسٹر سالس کی معشوقہ ہے۔ تانیہ نے سرد لہجے میں تنزیہ کہا، یہ آپ کی غلطی نہیں مسٹر اسمتھ، قصور میرا ہے، کیونکہ میں کسی کی معشوقہ جیسی لگتی ہوں۔ جویل، وہ جانتا تھا کہ اسے تانا دے رہی ہے، لیکن اس کے لہجے میں ماضی کی ہلکی سی جھلک محسوس تھی۔ اس نے گہری سانس لے کر کہا، تمہیں اپنے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ خیر، میں تمہیں صرف اس لیے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تانیہ نے سرد لہجے میں جواب دیا، معافی بچا لیں مسٹر اسمتھ، بہتر ہوگا آپ آئندہ مجھ سے دور رہیں تاکہ آپ کو کانٹے کی طرح نہ چبھوں۔ جویل، کنڈر گارڈن سے پاشا ہاؤس قریب ہی تھا، اس لیے وہ بات کرتے کرتے پہنچ گئے۔ ڈرائیور کو یوں لگا جیسے گاڑی روکنے پر باس نے اسے ٹھنڈی نظر سے دیکھا ہو۔ اتر جاؤ۔ تانیہ حارث کے ساتھ اترنے لگی تو حارث نے اچانک جویل کی دیکھا، کہا، میاں کے ڈیڈی، آپ اسے ڈانس سیکھنے سے کیوں روکتے ہیں؟